नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज सुबह 7 बजे टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से हम एक इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। उस क्लास से रिलेटेड जो भी हमारे पास में डाउट होते हैं उनको हम क्लियर करते हैं। साथ के साथ हम चर्चा करते हैं कि उस टॉपिक से हमारे पास में इन फ्यूचर में किस प्रकार से जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सब के बारे में जो है वो हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, इसी कड़ी में जो है वो हम आगे आपके लिए लाए हैं 274 नंबर की क्लास, दैट इज कॉल्ड डायलेशन एंड क्यूरेटेज। डायलेशन एंड क्यूरेटेज में जो है वो हमारे पास में ये प्रोसीजर क्या होता है, किस तरीके से होता है, ये सब चीज़ें जो है वो हम डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक को जो है वो हम फिनिश करेंगे। जैसा आपको पता है कि जो हम टॉपिक सेलेक्ट करते हैं टीएनसी बुलेट सीरीज के अंदर, वो हमारे पास में इम्पोर्टेंट तो होता ही होता है। और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक हम कहाँ से लेते हैं, उसके लिए हमारे पास में दो रास्ते हैं। एक तो होता है हमारे पास में जो मैंने 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की जो लिस्ट बना रखी है उससे हम लेते हैं। सेकंड होता है आपके कमेंट बॉक्स से, यानी कि बच्चों को किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में जो है वो दिक्कत आ रही है तो बच्चे कमेंट करते हैं और एज सुन एज पॉसिबल उस टॉपिक को हम जो है वो इस बुलेट सीरीज के अंदर जो है वो लेके आते हैं। तो आज का जो हमारे पास में टॉपिक है डायलेशन एंड क्यूरेटेज, ये लिया गया है दोस्तों बच्चों की फरमाइश पे। बच्चों ने जो है वो कमेंट करके कहा था कि सर गायनिक के जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा दीजिए। हालांकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मैंने करवा दिए हैं, जैसे लेबर का जो है वो हमने पार्ट करवा दिया, पीपीएच करवा दिया, एपीएच करवा दिया, प्री एक्लेम्पसिया, एक्लेम्पसिया, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट फोर्सेप डिलीवरी है, देन उसके बाद लाइव प्रेजेंटेशन, वो सारी चीज़ें हैं। तो ये ऑलमोस्ट जो जो इंपॉर्टेंट है वो सारे करवा दिए और इन फ्यूचर में भी हम जो है वो जैसे बच्चे डिमांड करेंगे या जैसे हमें लगेगा कि इस टॉपिक से जो है वो ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, उस टॉपिक को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और उसको जो है वो फिनिश करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है डायलेशन एंड क्यूरेटेज, वो उन बच्चों के लिए डेडिकेटेड है जिन्होंने कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट की थी कि गायनी के टॉपिक करवा दीजिए, तो ये उन्हीं के लिए जो है वो डेडिकेटेड है। तो शुरुआत करते हैं, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन आंसर की, कि इस टॉपिक के अंदर जो है वो क्वेश्चन आंसर कहाँ कहाँ से निकल के आते हैं, उन सब के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों एक्चुअली हमारे पास में जो है वो डी एंड सी जिसको हम बोलते हैं, या डायलेशन एंड क्यूरेटेज, शॉर्ट फॉर्म में डीएनसी होती है। आपने सुना भी होगा कि डीएनसी करवाई है, ठीक है। तो ये डायलेशन एंड क्यूरेटेज जो है वो हमारे पास में ये क्यों करवाया जाता है, किस तरीके से करवाया जाता है, इन सब की चर्चा करेंगे। तो ये हमारे पास में दोनों तरीके से यूज आता है, डायग्नोस्टिक पर्पज से भी यूज आता है और थेराप्यूटिक पर्पज से भी यूज आता है। समझ में आ रहा है? किसी चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो है वो उसमें भी हम काम में लेते हैं इसको, और थेराप्यूटिक पर्पज के लिए भी, किसी बीमारी को ठीक करने के लिए भी जो है वो ये काम में आता है। क्वेश्चन आंसर की बात करें तो इससे बहुत ज्यादा जो है वो क्वेश्चन आंसर निकल के आते हैं। जैसे शुरुआत करते हैं सबसे इजी क्वेश्चन, तो इसकी जो है वो फुल फॉर्म ही एग्जाम में कई बार पूछी गई है। डी एंड सी की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। तो अलग अलग जो है वो ऑप्शन आपको दिया जाएगा। डायलेशन एंड क्यूरेटेज जो है वो इसकी फुल फॉर्म होती है। बाकी इसके इंट्रोडक्शन से ही पूछे जाते हैं, थेरापेटिक यूजेज क्या क्या होते हैं वो सारे पूछे जाते हैं। देन उसके बाद डायग्नोस्टिक यूजेज क्या होते हैं वो पूछे जाते हैं। देन उसके बाद इसके साइंस सिम्टम्स हैं, जो अर्ली और लेट साइंस सिम्टम्स है, वो सारी चीजें पूछी जाती है। देन ये किस तरीके से किया जाता है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इमेज बेस पे भी जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट, मतलब डायलेशन एंड क्यूरेटेज का इंस्ट्रूमेंट देके जो है वो आपसे पूछा जा सकता है कि ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो किस चीज का है, या ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो किस में काम में आता है, ठीक है। तो हर एक जगह से जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वन बाय वन करके इसको हम लेंगे, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ेंगे। नॉर्मल हम बात करें कि आज का टॉपिक डायलेशन एंड क्यूरेटेज, तो इसको बोलते हैं डी एंड सी, ठीक है। डी एंड सी इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया, डी फॉर डायलेशन, एंड हो गया। देन उसके बाद सी का मतलब होगा क्यूरेटेज, मतलब डायलेशन और क्यूरेटेज करते हैं। कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं डीएनसी करवाइए या डीएनसी करवाइए, तो वो डी एंड सी जो है वो यही होती है, नाम से पता चल रहा है। अब अगर कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, तो मैं बार बार ये कहता हूं कि उस वर्ड का जो है ब्रेक डाउन कर दो। जैसे डी एंड सी, तो पहली चीज होगी डायलेशन और सेकंड चीज आ गया क्यूरेटेज। अब डायलेशन में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास में सर्वाइकल कैनाल है,
ठीक है। वेजाइना के बाद चालू हो जाती है हमारे पास में सर्विक्स। अगर आप इस इमेज में भी देखना चाहोगे तो ये बेसिकली हमारे पास में दोस्तों यूट्रस की जो है वो नॉर्मल स्ट्रक्चर है। यूट्रस की इसने शॉर्ट फॉर्म ली है, ये बीच वाला पार्ट लिया है, ठीक है। बाकी फेलोपियन ट्यूब वो सारी चीजें हटा दी है। इस पार्ट को देखोगे तो दो आपको अलग अलग इमेज दिख रही होगी। एक में जो है वो आपके पास में एक बिल्कुल राउंड शेप में जो है वो इंस्ट्रूमेंट अंदर लगा रखा है, ठीक है। और सेकेंड वाले में ये कटोरी टाइप से, ठीक है, जैसे बाउल शेप होती है उस तरीके से स्पून शेप होती है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो है वो लगा रखा है। तो जो फर्स्ट आप देख रहे हो ये जो राउंड शेप है इसको हम बोलते हैं डायलेशन, यानी कि इसके द्वारा जो है वो हम सर्विक्स को डायलेट करते हैं। समझ में आ रहा है? सर्विक्स को जो है वो डायलेट किया जाता है। अब सर्विक्स को डायलेट जो है वो छोटे से लेके फिर आगे 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 बढ़ते हुए जाते हैं, ठीक है। तो पहले छोटा इंस्ट्रूमेंट अंदर डालते हैं, फिर उससे मोटे वाला डालेंगे, फिर उससे मोटे वाला, फिर उससे मोटे वाला। तो इस तरीके से जो है वो टोटल 5-6 इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वही राउंड शेप में अलग अलग इनके डायमीटर होते हैं। मतलब इस साइड से अलग होगा, जैसे ये इधर थोड़ा पतला, इधर इससे मोटा, फिर नेक्स्ट वाले में उससे मोटा, देन उससे मोटा। तो इस तरीके से 6 के जो है वो 12 इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं। तो ये अंदर डाल डाल के जो है वो सर्विस को डायलेट किया जाता है। उसके बाद में जो है वो ये कटोरी जैसे आप स्ट्रक्चर में बता रहा हूं, ठीक है, इससे करते हैं क्यूरिटेज। क्यूरिटेज इन द सेंस किसी चीज को हम साफ करते हैं। जैसे मान लो हलवे की कोई जो है वो हमारे पास में कढ़ाई है और हम उसको अंदर से पूरा साफ करके चम्मच से ही ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड क्यूरिटेज, ठीक है। तो ये डायलेशन एंड क्यूरिटेज क्यों किया जाता है, किस कंडीशन में किया जाता है, क्या इसके इंडिकेशन है, क्या इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, क्या यूजेज है, वो उन सब के बारे में हम 1 बाय 1 करके जो है वो चर्चा करते हैं। बेसिक आपको मैं बताऊं कि सर्विक्स का जो है वो डायलेशन, देन उसके बाद यूट्रस के अंदर चले गए, ये तो हो गया सर्विक्स, ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया सर्विक्स। तो सर्विक्स का तो जो है वो डायलेशन एंड यूट्रस का जो अंदर वाला पार्ट है उससे हम करते हैं क्यूरिटेज, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस हो गई हमारे पास में डायलेशन एंड क्यूरिटेज। क्लियर हो गया? अब 1 बाय 1 करके इसकी डेफिनेशन से शुरू करते हैं, देन इस टॉपिक को जो है वो हम फिनिश करते हैं। एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपके पास में जो है वो मिल गया होगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है दोस्तों? डी एंड सी दैट इज कॉल्ड डायलेशन एंड क्यूरिटेज। डी एंड सी डायलेशन एंड क्यूरिटेज इज ए माइनर सर्जिकल गायनोकोलॉजिकल प्रोसीजर in which the cervix is dilated. It means it opened and endometrial lining of the uterus is scraped or suctioned by using a curettage. समझ में आ गया? बहुत अच्छी डेफिनेशन दे रखी है कि डायलेशन एंड क्यूरिटेज, डी एंड सी जो है वो हमारे पास में क्या है, एक माइनर सर्जिकल गायनोकोलॉजिकल प्रोसीजर है। यानी कि आप दो चीजें याद रख लो, एक तो हमारे पास में माइनर सर्जिकल है, ठीक है, दूसरा गायनोकोलॉजिकल जो है वो प्रोसीजर है। इसके अंदर क्या किया जाता है, इन विच, इसके अंदर क्या कहता है, सर्विक्स इज डायलेटेड, यानी कि सर्विक्स को जो है वो डायलेट किया जाता है। आप इस फर्स्ट इमेज में आप देख सकते हो क्या है कि इसके अंदर हम सर्विक्स को जो है वो डायलेट कर रहे हैं। तो सर्विक्स इज डायलेटेड मीन्स ओपन एंड एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस इज स्क्रैप्ड, ठीक है। यानी कि जो ये यूट्रस है तो ये यूट्रस के अंदर वाली लेयर होगी, ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, अलग कलर से लेता हूं, ये जो वाली लेयर होगी ये होगी हमारे पास में इनर लेयर, ठीक है। तो इसको जो है वो क्यूरिटेज किया जाता है, मतलब इसको जो है वो हटाया जाता है, ठीक है। लाइनिंग ऑफ यूट्रस इज स्क्रैप्ड और सक्शन्ड यूजिंग ए क्यूरिटेज, ठीक है। किसकी सहायता से उसको स्क्रैप्ड किया जाता है और सक्शन किया जाता है, किसकी सहायता से दोस्तों, क्यूरिटेज की सहायता से। तो अभी इंस्ट्रूमेंट आएंगे, जो हमारे पास में डायलेशन वाले इंस्ट्रूमेंट है उसको हम बोलते हैं डायलेटर, और जो क्यूरिटेज वाले हैं उनको बोलते हैं क्यूरेटर, ठीक है। तो डायलेटर जो है वो हमारे पास में राउंड शेप होते हैं, जस्ट लाइक दैट, इस तरीके से, ठीक है, और क्यूरेटेज जो है वो स्पून लाइक होते हैं। तो 1 बाय 1 करके जो है वो इसको आगे बढ़ते हैं। इट मे बी डायग्नोस्टिक, इट टू इन्वेस्टिगेट यूट्राइन कंडीशन, ठीक है, और थेराप्यूटिक। मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये जो हमारे पास में है डी एंड सी, वो डायग्नोस्टिक यूजेज भी हैं उसके और थेराप्यूटिक यूजेज भी हैं। इट मे बी डायग्नोस्टिक मीन्स टू इन्वेस्टिगेट यूट्राइन कंडीशन, यानी कि यूट्राइन कंडीशन को जो है वो इन्वेस्टिगेट किया जाता है, और थेराप्यूटिक, थेराप्यूटिक इन द सेंस टू ट्रीट सर्टन कंडीशन, कुछ कंडीशन में जो है वो थेराप्यूटिक यूज भी लिया जाता है। मतलब एक तो अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, उसके द्वारा असेस किया जाता है, उसको असेस किया जाता है, तो वो डायग्नोस्टिक पर्पज हो गया, और थेराप्यूटिक हो गया
किसी भी चीज को या किसी भी डिजीज को ठीक करने के लिए। तो ये हमारे पास में होगा डी एंड सी। तो डायलेशन एंड क्यूरेटेज जो है वो एक माइनर सर्जिकल गायनोकोलॉजिकल प्रोसीजर है। इसके अंदर हम सर्विक्स को डायलेट करते हैं, मतलब सर्विक्स को ओपन करते हैं, और जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है या जो यूट्रस के हमारे पास में जो इनर लाइनिंग है, इसको स्क्रैब्ड किया जाता है, क्यूरेटेज किया जाता है, देन सक्शन जो है वो उसके कर लिया जाता है। और इसके दो यूजेज हैं, एक डायग्नोस्टिक यूजेज है, मतलब यूट्रस की कंडीशन को फाइंड आउट करने के लिए डायग्नोस्टिक यूजेज आता है। सेकंड आता है हमारे पास में थेराप्यूटिक यूजेज, यानी कि ट्रीटमेंट के बिहाफ पे जो है वो काम में लेते हैं। तो ये दो कंडीशन हमारे पास में आ गई, दैट इज कॉल्ड डायलेशन एंड क्यूरेटेज। अब बात आती है इंडिकेशन, ठीक है, कि डी एंड सी या डायलेशन एंड क्यूरेटेज जो है हम कौन कौन सी कंडीशन में कर सकते हैं। तो दो कैटेगरी हमारे पास में आती है, कौन कौन सी। एक आती है हमारे पास में डायग्नोस्टिक पर्पज या डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, और सेकंड आता है हमारे पास में थेराप्यूटिक पर्पज, मतलब डायग्नोस्टिक कोई चीज को, डिजीज को पता लगाने के लिए या अंदर क्यों क्या प्रॉब्लम हो रही है उसको फाइंड आउट करने के लिए। डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए हम डीएनसी करते हैं और थेराप्यूटिक पर्पज के लिए भी करते हैं। समझ में आ रहा है। तो डायग्नोस्टिक पर्पज इन द सेंस कि कोई भी चीज की जो है वो प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, अंदर क्या चल रहा है, डायग्नोसिस करते हैं, और साथ के साथ जो है वो थेराप्यूटिक आ गया हमारे पास में ट्रीटमेंट के बिहाफ पे। क्लियर। तो देखो डायग्नोस्टिक पर्पज हो गया हमारे पास में टू इवेल्युएट एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, ठीक है, यानी कि यूट्रस के अंदर जो है वो कोई एबनॉर्मल ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, ठीक है, उसको हम इवेल्युएट करते हैं। भाई डायलेशन करके हम देखते हैं कि यूट्रस के अंदर किसी भी प्रकार की कोई एबनॉर्मल ब्लीडिंग तो जो है वो नहीं हो रही है। ये फाइंड आउट या ये पता लगाने के लिए हम जो है वो डीएनसी करते हैं। सेकेंड आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड, सेकेंड आ गया हमारे पास में टू डायग्नोसिस एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, पॉलिप एंड हाइपरप्लेजिया। देखो यानी कि सेकंड हमारे पास में पर्पज क्या हो जाता है, सेकंड पर्पज होता जाता है कि डायग्नोसिस करते हैं किसका, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। एंडोमेट्रियल यानी कि ये जैसे हमारे पास में यूट्रस हो गया, ठीक है, ये हमारे पास में यूट्रस है, तो जो यूट्रस की इनर वाली लेयर होती है, ठीक है, ये हमारे पास में इनर वाली लेयर है जिसको हम बोलते हैं दोस्तों एंडोमेट्रियल। तो एंडोमेट्रियल के अंदर किसी भी प्रकार का कोई कार्सिनोमा तो नहीं हो गया है, ठीक है, कोई पॉलिप तो नहीं बन गया, ठीक है, ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर तो बन गई नहीं, बन गया, या हाइपरप्लेजिया तो नहीं बन गया। हाइपरप्लेजिया हाइपरट्रोफी दो तरीके से होती है, ठीक है। हाइपरट्रोफी का तो मतलब होता है इनलार्जमेंट, जैसे ये हमारे पास में जो है वो सेल है अगर बड़ी बन गई, दैट इज कॉल्ड हाइपरट्रोफी। हाइपरप्लेजिया होता है हमारे पास में नंबर्स में वो चीज बढ़ जाना, ठीक है, नंबर्स में अगर कोई चीज बढ़ जाती है इसको हम बोलते हैं हाइपरप्लेजिया। तो इसके अंदर हम या इसके द्वारा डी एंड सी डायग्नोस्टिक एंड क्यूरेटेज के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि एंडोमेट्रियल में जो है वो हमारे पास में कोई कार्सिनोमा तो नहीं है, कोई पॉलिप तो नहीं है, या कोई हाइपरप्लेजिया तो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में टू इन्वेस्टिगेट इनफर्टिलिटी और रिपीटेड मिसकैरेज, ठीक है, यानी कि ये हमारे पास में आता है कि थर्ड वन आ जाता है हमारे पास में टू इन्वेस्टिगेट इनफर्टिलिटी, कि इनफर्टिलिटी तो नहीं है, नपुंसकता तो नहीं है, बच्चे क्यों नहीं हो रहे उस चीज का पता। भाई हम डायग्नोस मतलब करेंगे, डायलेशन करेंगे तो पता चलेगा कि यूट्रस पूरी परमानेंट बंद है, या हो सकता है यूट्रस के अंदर जो है वो कोई सेप्टम बना हुआ है, या यूट्रस के अंदर कोई सेप्टम बना हुआ है, या मान के चलिए बार बार मिसकैरेज हो रहा है, बार बार अबॉर्शन हो रहा है। तो वो बार बार अबॉर्शन क्यों हो रहा है, ठीक है, यूट्रस की जो है वो कोई अंदर दिक्कत तो नहीं है, यूट्रस के अंदर कोई और एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, किसी प्रकार का कोई और चीज की दिक्कत तो नहीं है जिसकी वजह से बार बार जो है वो मिसकैरेज हो रहा है। तो ये हमारे पास में आओगे दोस्तों डायग्नोस्टिक पर्पज, यानी कि किसी भी चीज का, किसी भी डिजीज का पता लगाने में जो है वो हमारे पास में डीएनसी जो है वो काफी हेल्पफुल है। किस तरीके से, यूट्राइन ब्लीडिंग, यूट्रस में जो है वो ब्लीडिंग हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, इसका हम पता डीएनसी के द्वारा लगा सकते हैं। एंडोमेट्रियल अंदर मतलब हमारे पास में यूट्रस की जो इनर लाइनिंग है, ठीक है, उसके अंदर कोई कार्सिनोमा, कोई पॉलिप या कोई हाइपरप्लेजिया तो नहीं है, उसको हम पता लगा सकते हैं। देन उसके बाद आता है हमारे पास में कि किसी भी प्रकार की इनफर्टिलिटी जानने के लिए, या बार बार मिसकैरेज हो रहा है, बार बार अबॉर्शन हो रहा है, इसका पता हम जो है वो इसके द्वारा लगा सकते हैं। तो पहला तो आ गया हमारे पास में डायग्नोस्टिक पर्पज। सेकेंड हम ले लेते हैं थेराप्यूटिक पर्पज, यानी कि किसी भी डिजीज को ठीक करने के लिए हम जो है वो डीएनसी करते हैं। अब डीएनसी में हमारे पास में थेराप्यूटिक पर्पज कौन कौन से होते हैं उसको हम ले लेते हैं। तो पहला आ गया हमारे पास में
टू रिमूव रिटेंट प्रोडक्ट ऑफ कंसेशन, इनकम्प्लीट अबॉर्शन या मिस्ड अबॉर्शन। कई बार क्या होता है, ऑलरेडी अबॉर्शन जो है वो मैंने आपको टीएनसी बुलेट सीरीज के अंदर जो है वो करवा चुका हूं। ठीक है, जितने भी हमारे पास में अबॉर्शन थे वो सारे के सारे अबॉर्शन जो है वो मैं इसके अंदर करवा चुका हूं। तो ये हमारे पास में आते हैं कि अंदर मान लीजिए अबॉर्शन हो गया, जैसे इनकम्प्लीट अबॉर्शन। कंप्लीट अबॉर्शन में तो क्या होता है कि जो भी यूट्रस के अंदर था, ठीक है, फीटल वाला पार्ट था, एम्ब्रियो वाला पार्ट था, वो सारा का सारा बाहर निकल जाता है। लेकिन इनकम्प्लीट अबॉर्शन के अंदर क्या होता है दोस्तों कि कुछ पार्ट या कुछ चीज जो है वो अंदर की अंदर ही रह जाती है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट अबॉर्शन। ठीक, तो इसमें हमारे पास में क्या होता है कि जो इनकम्प्लीट अबॉर्शन है या मिस्ड अबॉर्शन है, ठीक है, और जो पार्ट अंदर रह गया यूट्रस का, उस यूट्रस के अंदर रह गया फीटस का, इसको हम डी एंड सी के माध्यम से जो है वो निकाल सकते हैं। डायलेशन एंड क्यूरेटेज के माध्यम से जो है वो निकाल सकते हैं। मान लीजिए अबॉर्शन हुआ, अबॉर्शन होने के बाद कुछ पार्ट, ठीक है, अंदर ही रह गया। ठीक है, पूरा कंप्लीट अबॉर्शन नहीं हुआ, कुछ पार्ट जो है वो अंदर ही रह गया। इसको अंदर रह गया तो उस अंदर वाले पार्ट को अगर वो अंदर ही रहेगा तो वहां पे बहुत ज्यादा जो है वो इन्फेक्शन कोज कर देगा। तो जो रिटेन पार्ट है उसको हम बाहर निकालने के लिए जो हम डीएनसी करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में टू यूलेट मोलर प्रेगनेंसी हाइडेटिव फॉर्म। ठीक है, हाइडेटेशन फॉर्म जो है वो मैंने आपको बुलेट सीरीज के अंदर करवा रखा है। ये हमारे पास में जो है वो एक मोलर प्रेगनेंसी का एग्जांपल है, जिसके अंदर हमारे पास फीटस में जो है वो अलग ग्रोथ बन जाती है। उसको यूलेट करने के लिए भी हम जो है वो क्या करते हैं दोस्तों, हम करते हैं हमारे पास में डी एंड सी। नेक्स्ट आता है हमारे पास में टू ट्रीट डिसफंक्शनल यूट्राइनल ब्लीडिंग। पहले तो हमने पता लगा कि यूट्राइनल ब्लीडिंग जो है वो पता लगाने के लिए हम डीएनसी करते हैं। अब हमें पता चल गया कि यूट्राइनल ब्लीडिंग जो है वो किसकी वजह से हो रही है। ठीक है, डिसफंक्शनल यूट्राइनल ब्लीडिंग जो है वो किसकी वजह से, उसको भी ट्रीट हम डीएनसी के द्वारा जो है वो कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता हमारे पास में टू रिमूव इंट्रा यूट्राइन पॉलिप्स एंड स्मॉल सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड्स। हमने पहले देखा था डायग्नोस्टिक पर्पज में हम क्या करते हैं, इंट्रा यूट्राइन के अंदर कोई पॉलिप तो नहीं है, ठीक है, कोई फाइब्रोइड तो नहीं है, इन सब का हम पता लगाते हैं। अब जो हमारे पास में इंट्रा यूट्राइन पॉलिप है और फाइब्रोइड्स है, उनको हम जो है वो रिमूव कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये हो गया हमारे पास में इंट्रा यूट्राइन पॉलिप या सब म्यूकोसल फाइब्रोइड्स। लास्ट आ जाता हमारे पास में टू मैनेज पोस्टपार्टम रिटेंड प्लेसेंटा। ठीक है, यानी कि पोस्टपार्टम रिटेंड प्लेसेंटा के अंदर अगर मान के चलिए हमारे पास में प्लेसेंटा कुछ या प्लेसेंटा का कुछ पार्ट जो है वो अंदर ही रह गया, तो उसको हम जो है वो डी एंड सी के द्वारा जो है वो मैनेज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में थेराप्यूटिक पर्पज। डायग्नोसिस में आपको पता है कि हम पहले पता लगाते हैं कि ब्लीडिंग है, किसकी वजह से हो रही है, ब्लीडिंग जो है वो कहाँ से कैसे हो रही है, किसकी वजह से हो रही है। देन अंदर कोई यूट्रस या कोई पॉलिप वगैरह तो नहीं है, यूट्रस का फाइब्रोइड तो नहीं है। देन उसके बाद में जो है हमारे पास में और इसी तरीके से कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, कोई इनफर्टिलिटी तो नहीं है, बार बार अबॉर्शन क्यों हो रहा है, उन सब का हम पता लगाते हैं। थेराप्यूटिक पर्पज में जो हम पता लगाते हैं, जैसे कोई भी पार्ट अंदर रह गया अबॉर्शन के बाद, उसको निकालने में हम डीएनसी करते हैं। मोलर प्रेगनेंसी है, उसको यूलेट करने के लिए हम डीएनसी करते हैं। देन अगर डिसफंक्शनल यूट्राइनल ब्लीडिंग है, उसको हम ट्रीट जो है वो डीएनसी के द्वारा कर सकते हैं। देन कोई भी पॉलिप या फाइब्रोइड है, वो डीएनसी के द्वारा बाहर निकाला जा सकता है। और रिटेन प्लेसेंटा अंदर रह गया पोस्टमार्टम को, उसको भी हम जो है वो डीएनसी के द्वारा ही जो है बाहर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आती है हमारे पास में कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या होती है जिसके अंदर हम डीएनसी जो है वो नहीं करते। अच्छा, दो चीजें मैं बार बार कर रहा हूं, बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन और कॉम्प्लिकेशन अलग अलग चीज होती है, ध्यान से समझो। कॉन्ट्रा इंडिकेशन तो होती है कि उस कंडीशन में तो हम जो है वो कभी भी जो है वो कर ही नहीं सकते। समझ में आ रहा है। यानी कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब हो गया है कि उस कंडीशन में हम डीएनसी कर ही नहीं सकते, हमारे हाथ बन जाते हैं कि इस कंडीशन में हम डीएनसी नहीं करेंगे। और कॉम्प्लिकेशन होता है कि डीएनसी हमने कर दी तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, या अगर आपने डीएनसी को नहीं किया तो क्या कॉम्प्लिकेशन होता है। मतलब कि उसको ठीक किया तो ठीक करने में कई बार जो है वो गलती हो सकती है या कुछ भी हो सकता है। तो अगर और दूसरा नहीं ठीक किया तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आती है। बेसिकली कॉम्प्लिकेशन आते हैं नहीं ठीक किया गया है तो। अगर मान के चलिए हमारे पास में जो है वो कुछ पार्ट जो है वो मिसकैरेज का अंदर ही रह गया,
देन हमारे पास में अबॉर्शन होने के बाद कुछ पार्ट अंदर रह गया मान लो, तो उसके बाद डीएनसी नहीं किया गया तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते। तो कॉम्प्लिकेशन तो होता है हमारे पास में कि कोई भी चीज अगर हम नहीं करेंगे, ये चीज नहीं करेंगे तो क्या क्या चीज की दिक्कत हो सकती है, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लिकेशन। कॉन्ट्रैक्ट इंडिकेशन होता है कि उस कंडीशन में तो हम डीएनसी करेंगे नहीं। मान के चलिए किसी को यूट्राइन ब्लीडिंग होती है, बार बार होती है, वो पेशेंट आया तो आपको कहोगे कि यूट्राइन ब्लीडिंग हो रही है तो हम जो है वो डीएनसी कर सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में हम डीएनसी नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब अगर मान उस कंडीशन में हम डीएनसी करते हैं, लेकिन और ऐसी कंडीशन आ जाए कि उस कंडीशन में अगर वो पहले वाली चीज है तो भी हम नहीं करते हैं, वो आ गई हमारे पास में कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो उसको 1 by 1 करके ले लेते हैं। तो पहला कॉन्ट्रा इंडिकेशन है एक्यूट पेल्विक इन्फेक्शन। ठीक है, ऑलरेडी अगर हमारे पास में पीआईडी है या एक्यूट पेल्विक इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में हम जो है वो कभी भी डीएनसी नहीं करते हैं। ठीक है, अगर किसी क्लाइंट को मान के चलिए मिस अबॉर्शन भी हो गया है, मान के चलिए कि उसके अंदर कोई भी एबनॉर्मलिटी मान लो आपको सस्पेक्टेड है, लेकिन फिर भी उस पर्सन को जो है वो एक्यूट पेल्विक इन्फेक्शन है, तो हम कभी भी डीएनसी नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है हमारे पास में सीवियर सर्वाइकल स्टेनोसिस। सीवियर सर्वाइकल स्टेनोसिस का मतलब हो गया हमारे पास में कि जैसे ये हमारे पास में यूट्रस है, ठीक है, ये हमारे पास में जो है वो यूट्रस है और ये आगे इसकी सर्विक्स। ठीक है, अब सर्विक्स के मान के चलिए बिल्कुल जो है वो काफी नेरो है। ठीक है, उसके अंदर हम डायलेटर, छोटे से छोटा डायलेटर भी नहीं डाल पा रहे हैं। ठीक है, सर्विक्स आपको पता है वैसे बेसिकली 0.5 mm के समथिंग तो जो है वो ऑलरेडी ओपन होती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये हमारे पास में सर्विक्स का वो इतनी नेरो होती है, इतना स्टेनोसिस बना हुआ है कि उस कंडीशन में हमारे पास में क्या है दोस्तों, उस कंडीशन में हम डायलेशन अंदर कर ही नहीं सकते। तो उस कंडीशन में हम कभी भी जो है वो हम डीएनसी नहीं करते। अब जबरदस्ती जो है वो डायलेटर अंदर नहीं डाल सकते। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता हमारे पास में दैट इज कॉल्ड सस्पेक्टेड यूट्राइन परफोरेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता हमारे पास में सस्पेक्टेड यूट्राइन परफोरेशन। सस्पेक्टेड यूट्राइन परफोरेशन का मतलब हो गया अगर आपको लगता है कि यूट्रस के अंदर जो है वो कोई परफोरेशन है या किसी भी चीज की जो है वो कोई दिक्कत है, परफोरेशन है, कोई इन्फेक्शन है, तो उस कंडीशन में भी हम जो है वो दोस्तों नहीं करते हैं। उस कंडीशन में भी हम जो है वो डायलेशन क्यूरेटेज नहीं करते हैं। नेक्स्ट आता हमारे पास में कोग्लियोपैथी। कोग्लियोपैथी इन द सेंस ब्लीडिंग डिसऑर्डर अनलेस करेक्टेड। ठीक है, मान लीजिए किसी को जो हो ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर इन द सेंस कि उसको डीआईसी है, ठीक है, या मान के चलिए कि उसके अंदर जो है वो हीमोफीलिया टाइप से है, या ब्लड से रिलेटेड या क्लोटिंग से रिलेटेड जो है वो इसको एबनॉर्मलिटी है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जैसी कंडीशन है, तो उस कंडीशन में भी हम जो है वो दोस्तों डीएनसी नहीं करते हैं। लास्ट आ जाता है सीवियर मेडिकल इलनेस वेयर एनेस्थेसिया इज रिस्की। देखो डीएनसी हम जब करते हैं तो एनेस्थेसिया देते हैं। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन जिस कंडीशन में हम एनेस्थेसिया नहीं दे पाए, ठीक है, सीवियर मेडिकल इलनेस है कि इसको तो जो है वो अगर एनेस्थेसिया दोगे तो ये क्लाइंट एक्सपायर कर जाएगा, तो उस कंडीशन में भी हम जो है वो दोस्तों डीएनसी नहीं करते हैं। तो क्या क्या चीज होगी, एक्यूट पेल्विक इन्फेक्शन में हम जो है वो डीएनसी नहीं करते हैं। सर्वाइकल स्टेनोसिस है वो भी सीवियर वाला जिसमें हम छोटे से छोटा डायलेटर भी नहीं डाल पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम जो है वो डीएनसी नहीं करते हैं। देन यूट्राइन परफोरेशन होता है तो उस कंडीशन में हम डीएनसी नहीं करते हैं। देन कोग्लियोपैथी कंडीशन है, उस कंडीशन में हम जो है वो ब्लीडिंग या कोई भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर उस कंडीशन में हम डीएनसी नहीं करते हैं। और सीवियर मेडिकल इलनेस है कि उस क्लाइंट को तो कभी एनेस्थेसिया दिया ही नहीं जा सकता, तो उस कंडीशन में भी हम जो है वो दोस्तों डीएनसी नहीं करते हैं। ये हो गया हमारे पास में कॉन्ट्राइंडिकेशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास में प्रिपरेशन, कि अब हम जो है वो पेशेंट को कैसे जो है वो प्रिपेयर करेंगे। तो प्रिपेयर में सबसे पहले हम ले लेते हैं हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन। सबसे पहले हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। हिस्ट्री कलेक्ट में उसमें ये सारी चीजें पूछेंगे, भाई क्या दिक्कत है, ठीक है, एलएमपी कितनी टाइम पे है, ब्लीडिंग जो है वो रेगुलर हो रही है या नहीं हो रही है। देन उसके बाद एग्जामिनेशन करेंगे, पीवी करेंगे, वो सारी चीज़ें जो है, यानी कि पहली चीज़ तो हम जो है वो हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। हिस्ट्री कलेक्ट करने के बाद जो है वो फाइंड आउट करेंगे कि एक्चुअल में जो है वो उसको क्या दिक्कत है जिसकी वजह से हम डीएनसी करना चाहें। नेक्स्ट आता हमारे पास में डायलेटेड गायनोकोलॉजिकल हिस्ट्री। उससे ये कलेक्ट करेंगे कि पहले जो है वो आपकी सर्विक्स को जो है वो डायलेट कब किया गया, किस कंडीशन में किया गया, क्यों किया गया है, वो सारी चीजें, मतलब जो भी हमारे पास में डायलेशन से रिलेटेड है, डायलेटेड रिलेटेड जो भी गायनोकोलॉजी हिस्ट्री है, वो सारे के सारी हम जो है वो कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे प्रेगनेंसी टेस्ट। ठीक है,
टू कंफर्म इंडिकेशन। ठीक है, प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे, प्रेगनेंसी टेस्ट में हमारे पास में देखेंगे कि वो पॉजिटिव है या किस तरीके से है। ठीक है, वो हमारे पास में कंफर्म इंडिकेशन देता है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नेगेटिव है तो ही हम करेंगे, पॉजिटिव ऑलरेडी है तो फिर हम उसमें जो है वो यूएसजी करवा के फिर आगे की चीज जो है वो फॉलो करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड रूटीन इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, जस्ट लाइक सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें हीमोग्लोबिन आ गया, टीएलसी आ गया, डीएलसी आ गया, ये सारी चीजें। नेक्स्ट कोगुलेशन प्रोफाइल, कोगुलेशन प्रोफाइल में आपको पता ही है डी डाइमर करवाते हैं, पीटीआईएनआर करवाते हैं, तो ये सारी चीजें होगी। अगर मैं लिखना चाहूँ तो आपके पास में आ जाएगा, जैसे हमारे पास में पीटीआईएनआर, ठीक है, पीटीआईएनआर, देन उसके बाद डी डाइमर, ये सारी चीजें जो है वो हम करवाते हैं। ठीक है, ऐसे सीबीसी में हम एच बी देखते हैं, देन टीएलसी देखते हैं, देन डीएलसी देखते हैं, देन प्लेटलेट काउंट देखते हैं, तो ये सारी चीजें करवाते हैं। एंड ब्लड ग्रुप करवाते हैं। ब्लड ग्रुप क्यों करवाते हैं, जरूरी है। डीएनसी के टाइम पे हमारे पास में अभी देखना कॉम्प्लिकेशन में ब्लीडिंग होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो क्लाइंट को कभी भी जो है वो ब्लीडिंग हो सकती है, तो इसके लिए जो है वो पहले से ब्लड ग्रुप करवा के जो है वो रख लिया जाता है। तो ये हो गया हमारे पास में प्रिपरेशन फॉर द पेशेंट, प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट। पेशेंट के लिए हम जो है वो ये प्रिपरेशन करते हैं। पहले हमने हिस्ट्री टेकिंग की एंड एग्जामिनेशन किया। सेकेंड चीज गायनोकोलॉजी हिस्ट्री जो है वो हमने कलेक्ट की, देन उसके बाद प्रेगनेंसी टेस्ट किया, फिर रूटीन इन्वेस्टिगेशन सीबीसी, देन कोगुलेशन प्रोफाइल, ब्लड ग्रुप जो है वो हमने किया। नेक्स्ट हम करते हैं दोस्तों प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में आ जाता है हमारे पास में प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन। प्रिपरेशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव। प्री ऑपरेटिव का मतलब हो गया कि हम जो है वो क्लाइंट को अब डीएनसी करेंगे, तो डीएनसी से पहले हम क्या क्या करेंगे। ठीक है, मतलब अब हम पेशेंट को तैयार करें। वो जो हमने प्रिपरेशन क्लाइंट किया था वो तो हमारे पास में नॉर्मल प्रोसेस है, वो तो हमने किया क्या। ठीक है, ये सारी चीजें की, जैसे मान लो हमने जो है वो पेशेंट को प्रिपेयर कर दिया, प्रिपेयर करने के बाद में हमने सारी चीज कलेक्ट कर दी, देन उसके बाद कहेंगे ठीक है आपको जो है वो परसों या मान के चलिए कि मंडे को जो है वो आपकी डीएनसी होगी, मंडे ट्यूसडे जो भी आ रहा है हमारे पास में। ठीक है, उसको उस दिन आपके या 2 दिन बाद जो है वो आपकी डीएनसी होगी। तो 2 दिन से पहले, जिस दिन से पहले हमारे पास में डीएनसी करनी है, जैसे कल जो है वो डीएनसी करनी है, तो आज हम क्या करेंगे। तो दोस्तों कोई भी प्रोसीजर हम कर रहे हैं, इवन कोई भी सर्जरी कर रहे हैं, तो हमारे पास में पहली चीज आती है टू ऑब्टेन्ड इन्फॉर्म कंसेंट। ठीक है, इन्फॉर्म कंसेंट जो है वो हम ऑब्टेंड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन्फॉर्म कंसेंट जो है वो ऑब्टेन करेंगे। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन प्रोसीजर टू द पेशेंट। ठीक है, पेशेंट को जो है वो प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे। भाई उसका जानने का अधिकार है, राइट टू पेशेंट के तहत अगर हम जाएंगे तो कुछ भी प्रोसीजर कर रहे हो, कोई भी सर्जरी कर रहे हो, तो पेशेंट को ये जानने का पूरा पूरा अधिकार है कि उसके साथ जो है वो क्या किया जा रहा है। तो पहली चीज तो आगे हमारे पास में हम इन्फॉर्म कंसेंट जो है वो कलेक्ट करते हैं, देन एक्सप्लेन प्रोसीजर टू द पेशेंट। पेशेंट को जो है वो हम प्रोसीजर एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट आता है नील पर ओरल, एनपीओ। ठीक है, 4 6 to 8 आवर्स बिफोर द प्रोसीजर। जब भी हम प्रोसीजर करेंगे, मान के चलिए जैसे कल जो है वो हमें 10 बजे जो है वो डीएनसी करना है, तो आज रात से 10 बजे बाद उसको एनपीओ रख देंगे, नील पर ओरल रख देंगे कि आपको ओरली कुछ भी जो है वो नहीं खाना है, कुछ भी नहीं खाना है, कुछ भी जो है वो नहीं पीना है। नेक्स्ट आता हमारे पास में आईवी लाइन इंसर्जन एंड प्री एनेस्थेटिक चेकअप। आईवी लाइन डालते हैं, ये तो आपको पता ही है, आईवी लाइन तो डाला ही जाएगा, क्योंकि सर्जरी के टाइम पे जो भी हम दवाई देंगे, जो भी हम फ्लूइड देंगे, वो आईवी लाइन के द्वारा देंगे। एंड पीएससी करवाते हैं, प्री एनेस्थेटिक चेकअप। कोई भी हम सर्जरी करते हैं तो आपको पता है पीएससी करवाई जाती है, प्री एनेस्थेटिक चेकअप जो है वो करवाया जाता है, तो पीएससी जो है वो करवाई जाती है। नेक्स्ट आता है प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक। प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक जो है वो दी जाती है एज प्रेस्क्राइब, जैसा कि आपको बताया कि एंटीबायोटिक सेंसिटिव टेस्ट भी कहता है और प्रोफाइलेटिक रूप में भी जो है वो दिया जाता है। और लास्ट आ गया एम्प्टी ब्लेडर। ब्लेडर को जो है वो एम्प्टी करने के लिए बोलते हैं कि जब भी आप सर्जरी करवाने जाओ उससे पहले आपको ब्लेडर को जो है वो एम्प्टी करना है। तो ये हो गया हमारे पास में प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन, इन द सेंस कि ऑपरेशन करने से पहले जो है वो हम क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहले इन्फॉर्म कंसेंट हम जो है वो कलेक्ट करेंगे, प्रोसीजर को जो है वो एक्सप्लेन करेंगे ताकि उसकी जो है वो हमारे पास में एजिटेशन कम हो सके। एनपीओ रखेंगे पेशेंट को 6 to 8 आवर्ली, देन आईवी लाइन इंसर्जन करेंगे एंड प्री एनेस्थेटिक चेकअप कराएंगे। प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक जो है वो हम देंगे और ब्लेडर को जो है वो एम्प्टी करेंगे बिफोर सर्जरी। ठीक है, अब बात आती है हमारे पास में
इंट्रा ऑपरेटिव या प्रोसीजर के दौरान। अब ये जो आप देख रहे हो दोस्तों, ये हो गया हमारे पास में इंस्ट्रूमेंट, डीएनसी के इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो डीएनसी के इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास में ये जो क्यूरेटेज है यहाँ पे एक ही शो कर रखी है, बाकी क्यूरेटेज और भी बहुत सारी होती है। जैसे इस इंस्ट्रूमेंट में एक ही क्यूरेटेज है लेकिन और भी बहुत सारी है। तो ये तो हो गया हमारे पास में डायलेटर, ठीक है। ये तो जो हो गया हमारे पास में डायलेटर, यानी कि जो हमारे पास में डायलेट करने वाले। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सबसे छोटा वाला पार्ट यहाँ पे है, 1 नंबर, इसको दे दो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, इस तरीके से। तो ये वाला छोटे वाला इससे बड़ा ये, फिर 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 ये, इस तरीके से आगे जो है वो बढ़ते हुए क्रम में जाते हैं, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, पहले जैसे मान लो सबसे छोटे वाला डाला, देन उससे बड़े वाला डालेंगे, फिर उससे बड़े वाला, फिर उससे बड़े वाला, फिर उससे बड़े वाला, फिर उससे बड़े वाला, मतलब दोनों से जो है वो चेंज कर करके जो है वो डालते हैं। इसको हम कहते हैं डायलेटर, और ये जो है वो सर्विक्स डायलेशन के काम में आता है। उसके बाद में जो है वो हमारे पास में अलग अलग चीजें आ गई। ये जो आप देख रहे हो दैट इज कॉल्ड क्यूरेटेज, इससे हम जो है वो क्यूरेटेज करते हैं। बाकी ये सारी चीजें भी जो है वो हमारे पास में काम आती है। तो 1 बाय 1 करके जाके देखते हैं। आप इस इमेज को जो है वो ध्यान में रखो, इसको हम बोलते हैं डायलेशन एंड क्यूरेटेज, जिसके द्वारा जो है वो हम किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में प्रोसीजर, ठीक है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं दोस्तों प्रोसीजर या स्टेप को हम ले लेते हैं। तो प्रोसीजर एंड स्टेप में हमारे पास में आता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेशेंट पोजिशन इन द लिथोटोमी पोजिशन। सबसे पहले क्लाइंट को जो है वो हम लिथोटोमी पोजिशन में जो है वो लेटा देंगे। अब लिथोटोमी पोजिशन आपको पता ही है, ये हमारे पास में जैसे बेड है, ठीक है, ये हमारे पास में बेड है। तो उससे सबसे पहले ये क्लाइंट है, ये इसके हाथ आगे और इसके पैरों को जो है वो इस तरीके से लेटा दिया जाता है। ये हो गया हमारे पास में लिथोटोमी पोजीशन। तो पेशेंट को सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, लिथोटोमी पोजीशन में लेटा देते हैं। देन उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, सेकंड स्टेप आ जाती है हमारे पास में, उसको एनेस्थेसिया देंगे। अब एनेस्थेसिया इसमें दोनों दिया जाता है, या तो जनरल एनेस्थेसिया भी दे सकते हैं या पैरा सर्वाइकल ब्लॉक एनेस्थेसिया भी जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। यानी तो कंप्लीट जो है वो उसको हम एनेस्थेटिक देके भी ठीक कर सकते हैं, या पैरा सर्वाइकल ब्लॉक भी जो है वो दे देते हैं। इसमें हम जो है हमारे पास में यानी कि पेल्विस से नीचे वाला एरिया जो है वो सुन पड़ जाता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड पेरिनल एरिया क्लीन्ड एंड ड्रेप्ड अंडर द स्टरलाइज कंडीशन। पेरिनल एरिया को जो है वो हम क्लीन करते हैं, देन उसके बाद जो है वो ड्रेप्ड कर देते हैं, कवर कर देते हैं। जो एरिया हमें चाहिए उसी को जो है वो ओपन करके रखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम दोस्तों, उसके बाद स्पेकुलम इंसर्जन इनटू द वेजाइना टू एक्सपोज सर्विक्स, ठीक है। यानी कि स्पेकुलम डाल के जो है वो वेजाइना के अंदर स्पेकुलम डालते हैं और सर्विक्स को जो है वो एक्सपोज करते हैं। ये देखो, जैसे ये हमारे पास में जो है वो स्पेकुलम है। तो स्पेकुलम अलग अलग तरीके से आते हैं, सेम स्पेकुलम है, देन हमारे पास में जो हो क्यूलोस्को स्पेकुलम है, तो अलग अलग आते हैं। तो स्पेकुलम डाल के जो है वो हम वेजाइना को जो है वो डायलेट करते हैं और सर्विक्स को जो है वो एक्सपोज किया जाता है। देन उसके बाद में आता है हमारे पास में सर्वाइकल डायलेशन डन ग्रेजुअली यूजिंग द हेगर्स डायलेटर और सिमिलर इंस्ट्रूमेंट। ये जो आप देख रहे हो इनको हम बोलते हैं दोस्तों हेगर्स डायलेटर, ठीक है। तो ये जो हमारे पास में चीज है, तो सर्वाइकल डायलेशन करते हैं ग्रेजुअली, धीरे धीरे। मैंने आपको बताया सबसे पहले सबसे छोटा, देन उससे बड़ा, देन उसके बाद देन उसके बाद देन उसके बाद देन उसके बाद, जिस तरीके से कहूँ, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, ये 7 नंबर, ये 8 नंबर, ये 9। तो इस तरीके से आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो आगे बड़ा बड़ा चीज आ जाएगी, जिसको हम बोलते हैं हेगर्स डायलेटर, या इसी के लगभग जो है वो कोई इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम डायलेट कर सके, उसके द्वारा जो है वो हम डायलेट करते हैं। तो प्रोसीजर में पहली चीज क्या आ गई दोस्तों, पेशेंट को जो है वो हमने क्या किया, लिथोटोमी पोजीशन में लेटा दिया। उसके बाद जनरल एनेस्थेसिया या पैरा सर्वाइकल ब्लॉक एनेस्थेसिया जो है वो दे दिया। उसके बाद पेरिनल एरिया को क्लीन किया और ड्रेप से ढक दिया। देन उसके बाद स्पेकुलम जो है वो इंसर्ट किया वेजाइना को हटा के। उसके बाद सर्विस को जो है वो ओपन किया, एक्सपोज किया, फिर ग्रेजुअली जो है वो डायलेटर करके हम सर्विस को जो है वो डायलेट करते हैं। उसके बाद आता है क्यूरेटेज, डायलेशन हमने कर दिया। उसके बाद आता है हमारे पास में क्यूरेटेज। तो इमेज आप देख सकते हो, नीचे आपको देख रहे हैं क्यूरेटेज। क्यूरेटेज क्या होते हैं, क्यूरेटेज शार्प और सक्शन इज इंसर्टेड इनटू द यूट्राइन कैविटी एंड एंट्रोमेट्रियल टिश्यू इज स्क्रैब्ड और सक्शनड, ठीक है। ये हमारे पास में ये जो है वो स्क्रैब्ड और सक्शन के द्वारा, इसके अंदर जो है इसके द्वारा हम सक्शन भी करते हैं। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, क्यूरेटेज जो है वो अंदर डालते हैं, ठीक है। क्यूरेटेज जो है वो हम अंदर डालते हैं, क्यूरेटे बोलते हैं, क्यूरेटे हम अंदर डालते हैं यूट्राइन कैविटी के अंदर, और एंडोमेट्रियल टिश्यू जो भी है उसका स्क्रैब्ड या सक्शन करते हैं। देन उसके बाद
कलेक्टेड टिश्यू इज सेंट फॉर हिस्टोपैथोलॉजी इफ डायग्नोस्टिक। ठीक है अगर हमने क्यूरेटेज जो है डायलेशन, ये क्यूरेटेज डीएनसी जो है वो डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए की है, तो जो भी हमने क्यूरेटेज किया या जो भी हमने जो है वो स्क्रब्ड किया, उसको जो होम लैब के अंदर भेज देंगे, किसके लिए? हिस्टोपैथोलॉजी के लिए, स्टडी के लिए कि ये किस चीज की है। देन उसके बाद हेमोस्टेसिस इंश्योर्ड एंड इंस्ट्रूमेंट रिमूव्ड। ठीक है, होम्योस्टेसिस इंश्योर्ड करते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, तो हम इंस्ट्रूमेंट को जो है वो रिमूव करते हैं। इंटरनली जो हमारे पास में ये ब्लीडिंग वगैरह जो है वो किसी तरीके की नहीं हो रही है, अगर वो हमारे पास में बिल्कुल ठीक है, देन इंस्ट्रूमेंट को जो है वो रिमूव कर देते हैं एंड पेशेंट शिफ्टेड टू द रिकवरी रूम, और पेशेंट को जो है वो रिकवरी रूम में जो है वो शिफ्ट कर दिया था। तो ये हो गया हमारे पास में इंट्रा ऑपरेटिव। क्लियर है? डायलेशन कैसे करते हैं, क्यूरेटेज कैसे करते हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। सिंपल प्रोसीजर में आपको याद रखना है, क्लाइंट को लिथोटोमी पोजीशन में लेटा दिया है, जनरल एनेस्थीसिया दे दिया है, स्टेलाइट क्लीन कर दिया है चीज को। देन उसके बाद हम जो है वो 1 बाय 1 करके जो है वो स्पेकुलम डाल के हम जो है सर्विस को एक्सपोज करते हैं। देन डायलेटर को 1 बाय 1 करके जो है वो सर्विस को डायलेट किया जाता है। उसके बाद क्यूरेटिव की सहायता से जो है वो हमारे पास में उसको स्क्रैब या संक्शन किया जाता है। अगर डायग्नोस्टिक है तो हम जो है वो लैब में भेज देते हैं हिस्टोपैथोलॉजी के लिए। देन उसके बाद अगर हमारे पास में किसी भी तरीके की कोई ब्लीडिंग नहीं है, एक होता है हमारे पास में हीमोस्टेसिस और एक होता है होम्योस्टेसिस, दोनों में कंफ्यूज मत होना। हीमोस्टेसिस होता है रिलेटेड टू ब्लड कोगुलेशन प्रोफाइल, ब्लड सही तरीके से क्लॉट हो जाता है, वो सारी चीजें। अगर हमारे पास में किसी भी तरीके की कोई ब्लीडिंग वगैरह नहीं है तो हम इंस्ट्रूमेंट को जो है वो रिमूव कर देते हैं एंड पेशेंट को जो है वो किसमें, रिकवरी रूम में जो है वो शिफ्ट कर देते हैं। ये हो गया हमारे पास में क्यूरेटेज। अब आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड पोस्ट प्रोसीजर केयर। ठीक है, यानी कि आपने जो है वो डायलेशन एंड क्यूरेटेज कर दिया, डी&सी कर दिया, अब उसके बाद आप क्या करोगे? पेशेंट को हमने जो है वो पोस्ट ऑपरेटिव एरिया में या रिकवरी रूम में भी भेज दिया। अब आपके पास में क्या क्या करोगे? तो पहली चीज आती है मॉनिटर वाइटल साइन एंड वेजाइनल ब्लीडिंग। ये तो आप करते ही हैं, कोई भी सर्जरी है तो वाइटल साइन तो जो है वो हमारे पास में फर्स्ट प्रायोरिटी पे होता है। तो सबसे पहले हम जो है वो वाइटल साइन जो है वो कलेक्ट करते हैं और वेजाइनल ब्लीडिंग को जो है वो असेस करते हैं। मेन चीज तो वही है, तो मॉनिटर वाइटल साइन एंड वेजाइनल ब्लीडिंग को असेस किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में ऑब्जर्व फॉर कॉम्प्लिकेशन लाइक एक्सेसिव ब्लीडिंग, एब्डोमिनल पेन और फीवर। ठीक है, और साथ के साथ हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे दोस्तों? ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, ऑब्जर्व करेंगे किसको? कॉम्प्लिकेशन को ऑब्जर्व करेंगे। कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन? एक्सेसिव ब्लीडिंग है, एब्डोमिनल पेन है, फीवर है, इन सबको जो है हम ऑब्जर्व करेंगे कि किसी भी तरीके की कहीं से कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, कहीं पे कोई एब्डोमिनल पेन तो नहीं हो रहा है, या कहीं पे कोई फीवर तो नहीं आ रहा। उन सब चीजों को हम जो है वो दोस्तों ऑब्जर्व करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट आता हमारे पास में प्रोवाइड एनाल्जेसिक इफ नीडेड। अगर क्लाइंट को जो है वो हमारे पास में फीवर आ रहा है, ठीक है, या क्लाइंट को जो है वो टेकिकार्डिया वाली कंडीशन है, पेन हो रहा है, तो हम एनाल्जेसिक देंगे। फीवर आ रहा है इन द सेंस वो सीधा सीधा जो है वो किसको इंडिकेटेड करता है? हमारे पास में इन्फेक्शन को। ठीक है, और पेन हो रहा है तो हम जो है वो दोस्तों एनाल्जेसिक जो है वो देंगे। देन उसके बाद क्या एडवाइस करेंगे? एडवाइस पेशेंट टू अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स, टैम्पॉन्स एंड डचिंग फॉर 2 वीक्स। ठीक है, साथ के साथ एडवाइस करेंगे कि 2 सप्ताह तक, लगभग 15 दिन, ठीक है, लगभग 2 सप्ताह या हम कहें कि लगभग 15 दिन तक जो है वो उसको कहेंगे कि सेक्सुअल इंटरकोर्स ना करे। ठीक है, अवॉइड द सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो अवॉइड करे। टेम्पॉन्स का यूज ना करें। आपको पता ही है टेम्पॉन्स किस तरीके से आते हैं, इस तरीके की एक स्ट्रक्चर होती है, ये कॉटन टाइप से होता है, इसके ऊपर पीछे जो है वो थ्रेड लगा होता है। ठीक है, तो ये टेम्पॉन्स जो है वो आजकल न्यू टेक्नोलॉजी में यूज में लेते हैं। जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है तो इसको जो है वेजाइना के अंदर रख लिया जाता है, तो जो भी ब्लड होता है ये टेम्पॉन्स जो है वो हमारे पास में उस ब्लड को जो है वो कलेक्ट कर लेता है। ठीक है, और उसके बाद में इसको जो है वो रिमूव कर दिया जाता है। तो हम कहते हैं कि लगभग 2 सप्ताह तक आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है, टेम्पॉन्स का यूज में नहीं लेना है, एंड डचिंग, डचिंग मतलब क्लीनिंग, किसी भी चीज से, किसी भी केमिकल से या किसी से भी जो हो आप उसको वॉश आउट नहीं करोगे। वेजाइना सर्विस को जो है वो किसी भी तरीके से आप वॉश आउट नहीं करोगे। तो ये चीज जो है वो बताते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में रेस्ट एंड ग्रेजुअल रिटर्न टू द नॉर्मल एक्टिविटी। रेस्ट करोगे, जितना आप आराम से रेस्ट करोगे तो जल्दी से जल्दी जो है वो आपकी रिकवरी होगी। एंड फॉलो विजिट टू डिस्कस
हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट। ठीक है, अगर हिस्टोपैथोलॉजी के लिए हमने भेजा है, अगर हम डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए कर रहे हैं, देन उसके बाद हिस्टोपैथोलॉजी जो है वो रिपोर्ट को कलेक्ट करना है। उसके अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं आई है, अगर एबनॉर्मेलिटी आई है तो उस हिसाब से जो है वो आपको प्रॉपर जो है वो ट्रीटमेंट लेना है। ये हो गया हमारे पास में पोस्ट ऑपरेटिव केयर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन इन द सेंस कि अगर आपने इसको ट्रीट नहीं किया गया है, ठीक, आपने कोई भी अंदर प्रॉब्लम आ गई है, देन उसके बाद में आपने उसको ठीक नहीं किया गया, या मान के चलिए आपने डीएनसी करवा दी है, उस टाइम पे आपने एसेप्टिक टेक्निक यूज में नहीं ली, या डॉक्टर्स ने जो है वो हमारे पास में एसेप्टिक टेक्निक यूज में नहीं ली, कोई भी चीज हो गई है, तो उसके बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो कॉम्प्लिकेशन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, इमीडिएट एंड लेट। इमीडिएट का मतलब होता है हमारे पास में विद इन 24 आवर्स। ठीक है, अगर हम बात करें तो विद इन 24 आवर्स अगर हमारे पास में कोई भी दिक्कत आती है, इसको हम कहते हैं दोस्तों इमीडिएट। ठीक है, तुरंत जो हमारे पास में कोई प्रॉब्लम आएगी, इसको हम कहेंगे दोस्तों इमीडिएट। तो उसमें क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले यूट्राइन परफोरेशन। ठीक है, अगर एसेप्टिक टेक्निक यूज में नहीं ली है, या जो है वो आपने कोई कंटामिनेशन चीज छोड़ दी है, तो यूट्राइन परफोरेशन हो सकता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में सर्वाइकल लेसिरेशन। लेसिरेशन का मतलब होता है कट फट जाना। आप कोई भी चीज, मान लो इतनी सी छोटी चीज है, इसमें आप कोई चीज फंसा रहे हो या इसको डायलेट करने की कोशिश कर रहे हो, तो आसपास जो है इसमें क्रैक आ जाएंगे, लेसिरेशन बन जाएगा। तो पहली तो चीज आ गई हमारे पास में यूट्राइन परफोरेशन, सेकंड आ गया हमारे पास में सर्वाइकल लेसिरेशन, थर्ड है हमारे पास में हेमरेज। ऑफ कोर्स हम डीएनसी करते हैं तो हेमरेज भी जो है वो हो सकता है। लास्ट आ गया रिएक्शन ऑफ एनेस्थेसिया या रिएक्शन टू एनेस्थेसिया। एनेस्थेसिया दिया, उसकी वजह से उस क्लाइंट को जो है वो रिएक्शन हो सकता है। तो ये सारे के सारे जो है हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन है, और ये आती है हमारे पास में इमीडिएट। नेक्स्ट आती है हमारे पास में लेट। लेट इन द सेंस कि लेट कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है। लेट कॉम्प्लिकेशन आफ्टर 24 आवर्स के बाद में 7 वीक तक की जो है वो हो सकती है। तो लेट कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, लेट कॉम्प्लिकेशन में पहली चीज आएगी हमारे पास में दोस्तों इन्फेक्शन हो सकता है, जिसमें हमारे पास में एंडोमेट्राइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम, एंड पीआईडी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज हो सकती है। तो दोस्तों पीआईडी हो सकता है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज हो सकता है, साथ के साथ जो है वो एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में इन्फ्लामेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम लेयर। एंडोमेट्रियम लेयर में जो है वो इन्फ्लामेशन हो सकता है, एंड पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज जो है वो हो सकती है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में इंट्रायूट्राइन एडिशन। इंट्रायूट्राइन एडिशन का मतलब होता है हमारे पास में कि दोनों सर्विक्स या अंदर वाला पार्ट जो है वो चिपक ना जाए। कोई भी चीज है, जैसे मान लो ये हमारे पास में खाली जगह है, ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल, जैसे इंटेस्टाइन ही है, ये हमारे पास में इंटेस्टाइन ऐसे हो गए, चिपक जाती है, इसको हम बोलते हैं एडिशन। तो हमारे पास में सर्विक्स जो है वो आपस में चिपक ना जाए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं दोस्तों इंट्रायूट्राइन एडिशन। इसको हम बोलते हैं एशरमैन सिंड्रोम्स। ध्यान रखना, काफी बार एग्जाम में जो है वो पूछा गया है, एशरमैन सिंड्रोम जो है वो क्या होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में इनफर्टिलिटी। हालांकि बहुत रेयर केस में होता है, हालांकि इनफर्टिलिटी क्यों हो रही है उसका पता लगाने के लिए हम डीएनसी करते हैं, लेकिन कई बार डीएनसी करने के बाद इनफर्टिलिटी हो सकता है, लेकिन वो बहुत रेयर कॉजेज है, बहुत कम चांसेस जो है वो ऐसे होते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में दोस्तों कॉम्प्लिकेशन, उसमें लेट कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट आ जाता है दैट इज कॉल्ड नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब फटाफट हम नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है डिस्कस करेंगे, देन समरी लेंगे और इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करेंगे। तो सबसे पहले नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाता है नर्सिंग की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो नर्सिंग की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्री प्रोसीजर काउंसलिंग एंड रीएश्योरेंस। ठीक है, प्री प्रोसीजर काउंसलिंग का मतलब हो गया पहले हम क्लाइंट की काउंसलिंग करेंगे, ये क्यों कर रहे हैं, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो सारी चीजें, और उसको रीएश्योर करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास में इंश्योर्ड इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इन्फॉर्म्ड कंसेंट जो है वो कलेक्ट कर लेंगे। इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना जो है वो हमारे पास में दोस्तों किसका काम है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना जो है वो डॉक्टर का काम है, कलेक्ट जो है वो हमारे पास में नर्सिंग ऑफिसर करता है। थर्ड आ जाता है हमारे पास में असिस्ट ड्यूरिंग द प्रोसीजर अंडर एसेप्टिक कंडीशन। ठीक है, जब भी हमारे पास में जो है वो गायनोकोलॉजिस्ट इस प्रोसीजर को परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास में ड्यूरिंग द प्रोसीजर, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसीजर जो है वो एसेप्टिक टेक्निक जो है वो यूज में लेनी है, और एसेप्टिक टेक्निक के तहत ही जो है वो उसको असिस्ट करवाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास में मॉनिटर पेशेंट ड्यूरिंग एंड आफ्टर सर्जरी। ठीक है, ड्यूरिंग द सर्जरी और आफ्टर द सर्जरी
मॉनिटर करते हैं, पेशेंट को जो है वो मॉनिटर करते हैं। अब पेशेंट को क्या मॉनिटर करेंगे दोस्तों, उसके वाइटल साइन मॉनिटर करेंगे, कहीं से कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है वो चीज मॉनिटर करेंगे, या कहीं पे कोई दर्द तो नहीं हो रहा, पेन तो नहीं हो रहा, वो सारी चीजें जो है वो हम मॉनिटर करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास में प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, उसको जो है वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, स्पेशली इन केस ऑफ अबॉर्शन और मिसकरेज या अबॉर्शन हो जाता है। तो आपको बताइए, किसी भी लेडीज का अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी में अबॉर्शन हो जाता है या मिसकरेज होता है तो उसको बड़ी टेंशन होती है, इवन वो जो है वो ग्रेप में चली जाती है, सीवियर टेंशन में चली जाती है। तो उसके लिए जो है वो उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। एंड एजुकेट रिगार्डिंग पोस्ट प्रोसीजर केयर, वार्निंग साइन जस्ट लाइक दैट हैवी ब्लीडिंग, फीवर, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज। ठीक है, उसको जो है वो पोस्ट प्रोसीजर केयर जो है वो दी जाती है। पोस्ट प्रोसीजर केयर इन द सेंस कि कैसे आपको जो है वो केयर करनी है, कब तक आपको सेक्स नहीं करना है, कब तक आपको जो है वो टेम्पोन्स यूज में नहीं लेने, वो सारी चीजें साथ के साथ उसको जो है वो अश्योर करते हैं कि कोई भी वार्निंग साइन तो जो है वो नहीं है, जस्ट लाइक हैवी ब्लीडिंग, फीवर या कोई फाउल स्मेलिंग, वो सारी चीजें तो नहीं है। उन सब चीजों को हम जो है वो एजुकेट करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब फटाफट इस टॉपिक की जो है वो हम समरी ले लेते हैं, देन इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करते हैं। तो ऑलरेडी हमने पूरी क्लास ले ली है, आपको पता ही है कि डीएनसी जो है वो हमारे पास में किस तरीके का प्रोसीजर है, क्यों करते हैं, किस तरीके से करते हैं, डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए हम क्या कर सकते हैं, थेराप्यूटिक पर्पज के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके दौरान हम किस तरीके से करते हैं, कैसे हम जो है वो डायलेट करते हैं, देन उसके बाद कैसे जो है वो हम क्यूरिटेज करते हैं। क्लियर, देन उसके बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, किस तरीके से हम नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उन सबको हम ले लेते हैं। तो डायलेशन एंड क्यूरिटेज, D&C is a common gynecological procedure used for both diagnostic and treatment of uterine condition, in the sense कि डायलेशन एंड क्यूरिटेज, D&C डायलेशन एंड क्यूरिटेज जो है हमारे पास में कॉमन गायनोकोलॉजिकल प्रोसीजर है, जो कि डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट दोनों के लिए जो है वो काम में आता है। इट इज जनरली सेफ बट रिक्वायर्ड प्रॉपर पेशेंट सिलेक्शन, स्टेरलाइज टेक्निक, केयरफुली पोस्ट ऑपरेटिव मॉनिटरिंग टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। ये जो है वो हमारे पास में जनरली अगर हम देखा जाए तो D&C डायलेशन एंड क्यूरिटेज जो है वो हमारे पास में जनरली जो है वो सेफ प्रोसीजर है, बट रिक्वायर्ड प्रॉपर पेशेंट सिलेक्शन। बट इसमें हमारे पास में पेशेंट को प्रॉपर सिलेक्शन भी जो है वो एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। प्रॉपर सिलेक्शन इन द सेंस जो हमने देखे थे कॉन्ट्राइंडिकेशन, मतलब किसमें हमें नहीं कर सकते। तो अगर किसी को सीवियर ब्लीडिंग है, किसी को सीवियर जो है वो हमारे पास में सर्विक्स कॉन्ट्रैक्शन है, तो ऐसी कंडीशन में हम जो है वो नहीं करते हैं। तो जनरली ये D&C जो है वो हमारे पास में एक सेफ प्रोसीजर है, बट प्रॉपर पेशेंट सिलेक्शन जो है वो हमारे पास में एक बड़ी टास्क है। देन उसके बाद स्टेरलाइज टेक्निक जो है वो यूज करना बड़ी टास्क है, और केयरफुली पोस्ट ऑपरेटिव मॉनिटरिंग, पोस्ट ऑपरेटिव मॉनिटरिंग जो है वो केयरफुली करते हैं, हैवी ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, कहीं फीवर तो नहीं हो रहा है, पेन को किस तरीके से रिड्यूस करना है, ये सारी चीजें किस लिए, टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करने के लिए जो है वो हमारे पास में ये सारी चीजें जो है वो जरूरी है। तो D&C जो है वो गायनोकोलॉजी की प्रोसीजर है, जो कि डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट दोनों के लिए जो है वो काम में लिया जाता है। ये जनरली प्रोसीजर जो है वो बिल्कुल सेफ होता है, लेकिन फिर भी पेशेंट सिलेक्शन जो है वो बड़ी टास्क होती है। स्टेरलाइज टेक्निक जो है मेंटेन रखना है ड्यूरिंग प्रोसीजर के दौरान। पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर में जो है वो क्रिटिकल मॉनिटरिंग हमें रखनी है, ताकि किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। क्लियर है दोस्तों? तो इसी के साथ जो है वो आज की हमारे पास में क्लास दैट इज कॉल्ड D&C, जिसको हम बोलते हैं डायलेशन एंड क्यूरिटेज, जो है वो हमारे पास में फिनिश होती है। आपको ये क्लास कैसी लगी उसके बारे में जरूर बताइएगा। टॉपिक समझ में आया या नहीं आया इसके बारे में भी जो है वो जरूर बताइएगा। इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों कल सुबह 7 बजे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच। क्लास कैसी लगी, समझ में आया या नहीं उसके बारे में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।